असाइनमेंट डिस्कशन हमारी नहीं होगी। असाइनमेंट डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको पता है जुम्मा है तो टाइम थोड़ा सा जुम्मे वाले दिन हमारे पास कम होता है। मैं चलो कंसेप्ट डिस्कस कर लें। जो असाइनमेंट डिस्कशन होगी वो नेक्स्ट। उम्मीद है कि असाइनमेंट आपने की कर ली होगी और उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलें, अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। कल हमने होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स और पेमेंट इन ड्यू कोर्स, ये 3 डेफिनेशंस पढ़ी थी। ठीक है, 3 डेफिनेशन पढ़ी थी। अब उसमें होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, लेकिन सम टाइम आईकैप इनका डिफरेंस पूछ लेता है। जब आपसे डिफरेंस पूछे तो आपने डेफिनेशन को तो लिखना ही है, उसके साथ ये कंपैरेटिव फॉर्म में टेबल भी बना देना। ठीक है, कंपैरेटिव फॉर्म में टेबल भी। तो कंपैरेटिव फॉर्म में डिफरेंस को हम स्टडी करेंगे आज, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स, और फिर उसके बाद कंसेप्ट स्टडी करेंगे निगोशिएशन एंड इंडोर्समेंट का। निगोशिएशन एंड इंडोर्समेंट का। ठीक है, लेक्चर की तरफ चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में किसी कंसेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन ना डिस्कस करवाइएगा, वो बाद में करेंगे। किसी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ लीजिए। डिमांड इंस्ट्रूमेंट में लास्ट पॉइंट है हाँ, ठीक। इससे पहले टाइम इंस्ट्रूमेंट का कंसेप्ट समझिए। टाइम इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो पेबल होता है एक सर्टेन डेट पे, जो कि उस इंस्ट्रूमेंट में मेंशन होती है। ठीक है, यहाँ आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स लिखा हुआ है तो डेट लिखिए, आप उसमें 3 महीने ऐड करें, आपको कैलकुलेट कर लेंगे कि किस डेट के ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट पेबल है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट पेबल है 30 जून को, तो वो उससे पहले पहले इंडोर्स हो सकता है। उससे पहले पहले इंडोर्स, उसके बाद इंडोर्स नहीं हो सकता। इससे एग्री करते हैं? क्योंकि जब मेच्योरिटी डेट आ जाए तो उसे फर्दर इंडोर्स नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे पे होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इसमें ना एक्सेप्टेड के ऊपर आपने फोकस नहीं करना, वर्ड इंडोर्स के ऊपर फोकस करना। फर्स्ट कीजिए, एक इंस्ट्रूमेंट है 30 जून उसकी ड्यू डेट है, टाइम इंस्ट्रूमेंट है, और उसके बाद 30 जून गुजर गई, 5 जुलाई को इंडोर्स किया जाता है। वो वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कम से कम वैलिड टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर फर्ज कीजिए उसमें जितनी भी पार्टीज हैं वो एग्री करती हैं और वो इसको फर्दर इंडोर्स करती हैं, तो वो चूंकि उसकी ड्यू डेट गुजर चुकी है तो अब वो फर्दर इंडोर्स हो जाएगा, लेकिन उसका स्टेटस टाइम इंस्ट्रूमेंट का नहीं होगा, बल्कि उसका स्टेटस कौन सा होगा? डिमांड इंस्ट्रूमेंट का। क्लियर? यही वो बता रहा है। इसमें एक्सेप्टेड के ऊपर आपने फोकस नहीं करना, इंडोर्स के ऊपर फोकस करना है। लेकिन मेरी सजेशन यही है, ये इसको रटा लगा लें। इसकी केस स्टडी आई कि आपने कभी इस कंसेप्ट के ऊपर टेस्ट नहीं की, बल्कि इसी से मुझे एक और कंसेप्ट भी याद आ गया। आपको ये पता है, आप जब किसी बंदे से चेक लेते हैं, उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो बैंक उसके ऊपर स्टैंप लगा देता है, डिसऑनर हो जाता है। डिसऑनर होने के बाद भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन, उसके ऊपर आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, उस पार्टी के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। दूसरी ऑप्शन, उस पार्टी के पास जाके अगर आप आपस में एग्री कर लें, वो उसके ऊपर नई डेट डाल के दोबारा साइन कर देता है, वही चेक जो ऑलरेडी डिसऑनर हो चुका है अब वैलिड हो जाएगा। आप उसको दोबारा बैंक को जाके प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अगर ये एक्सपायर हो भी जाएं, लेकिन अगर पार्टी एग्री करें तो इनको फिर से चलाया जा सकता है। हाँ, दोबारा डेट लिख के वो साइन कर देता है। डेट की वजह से, या इवन अगर इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से, डेट अभी नहीं भी गुजरी, बैलेंस इनसफिशिएंट था, एक दफा चेक डिसऑनर हो गया, उस पार्टी ने आपको फोन करके कहा सर मैंने अभी पैसे आज ही जमा करवा दिए, आप दोबारा चेक बैंक के पास ले जाएं, पेमेंट हो जाएगी। क्या वही चेक दोबारा यूज हो सकता है कि नया चेक लेना पड़ेगा? वही चेक दोबारा यूज हो सकता है। ठीक है, तो जो चेक फर्ज कीजिए डिसऑनर हो गया या इवन एक्सपायर हो गया, उसकी डेट गुजर गई, वो भी अगर पार्टीज एग्री करें रीयूज हो सकता है। ये वाली लाइन उससे मिलती जुलती है। मटेरियल अल्टरेशन में चाहे इसको समझ लें, इसको मटेरियल अल्टरेशन में भी समझा जा सकता है कि अगर दोनों पार्टीज एग्री करें, इंस्ट्रूमेंट में मटेरियल अल्टरेशन हो सकती है और वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड समझा जाएगा। यहां पे कंसेप्ट यही समझा रहा है कि एक इंस्ट्रूमेंट की अगर मेच्योरिटी डेट आ गई, ठीक है, मेच्योरिटी डेट यही कह रहा है ना आगे, एक इंस्ट्रूमेंट की अगर मेच्योरिटी आफ्टर इट बिकम्स ओवरड्यू का मतलब क्या है भला? ओवरड्यू का मतलब क्या है? इसकी मेच्योरिटी डेट गुजर गई, उसके बाद भी वो इंस्ट्रूमेंट रीयूज हो सकता है, लेकिन उसका स्टेटस क्या होगा फिर? टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं, क्योंकि टाइम तो गुजर चुका है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट के तौर पर। और कोई क्वेश्चन? बेनामीदार का, हाँ, ये आपने कभी समझने की कोशिश नहीं करनी, कभी समझ नहीं आएगी। आप ये आपने रटा लगा लेना। वो होल्डर की डेफिनेशन में बेनामीदार की बात कर रहा है, वो हमारे सिलेबस से कोई दूर दूर का कंसेप्ट है, जो उसने लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया और नहीं समझाया, उसकी तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये बात समझ आ गई ना जो मैंने कहा। आपने आइंदा कभी मुझसे बेनामीदार का मतलब, ये जो ब्रैकेट में लाइन लिखी है इसको याद कर लेना है। इसका मतलब ना मुझसे पूछना है ना गूगल पे सर्च करने की कोशिश करनी है।
कि हो सकता है सर को ना आता हो, सर ने ऐसे कह दिया नहीं करना, मैं साइंसदान हूं, मैं इसका मतलब अभी जान लेता हूं, नहीं समझ आएगा, पक्की बात है, टाइम जितना ज़ाया करना होगा कर लीजिए। लेकिन जरूरी भी नहीं है, अगर जरूरी होता ना तो मैं कहीं ना कहीं हाथ पैर मार के आपको ये कंसेप्ट समझा देता कहीं से रेफरेंस ढूंढ के, ठीक है। लेकिन जरूरी भी नहीं है, अगर वो केस स्टडी उसने टेस्ट की होती मैं जरूर आपको इसको कंसेप्ट एक्सप्लेन करता। डेफिनेशन की हद तक डेफिनेशन पूछ सकता है, रिप्रोडक्शन करनी है आपने खत्म कहानी। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का पहला पॉइंट ये क्या? हाँ, पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद पेरेंट टेन्योर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। टेन्योर का मतलब है टाइम पीरियड। वो कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंट का जो पेमेंट है ना, वो उसके ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई, जो टेन्योर लिखा उसके मुताबिक होना चाहिए। जैसे प्रोमिसरी नोट में अगर लिखा है कि पेमेंट होगी 30 जनवरी को, तो इसकी पेमेंट कब होनी चाहिए? 30 जनवरी को। 25 जनवरी को अगर पेमेंट हुई तो वो वैलिड पेमेंट, क्योंकि वो इन अकॉर्डेंस विद टेन्योर नहीं है। टेन्योर मींस पीरियड, उसके ऊपर जो पीरियड लिखा है उसके मुताबिक नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर चेक है, चेक की पेमेंट कब होनी चाहिए? जो उसके ऊपर डेट लिखी हुई है उससे पहले। एक अगर चेक है, ये बल्कि स्टूडेंट आपका क्वेश्चन मैं आंसर कर रहा हूं, अगर ये एक चेक है फर्ज कीजिए 20,000 का, इसके ऊपर डेट लिखी हुई है आज की, चलें क्या है आज, दिसंबर 24, 2021, आज की डेट है। आज मैंने इन भाईजान को चेक दिया, इसकी पेमेंट क्या दिसंबर 22, 2021 को हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर पेमेंट फर्ज कीजिए मैंने चेक इनको हफ्ता पहले आज की डेट का दे दिया था और बैंक इनको 22 तारीख को पेमेंट कर देता है, क्या वो पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद टेन्योर है? नहीं, वो जो ऊपर टेन्योर लिखा हुआ है उसके मुताबिक नहीं है, तो ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं होगी। इस चेक की पेमेंट कब होनी चाहिए? 24 दिसंबर को, या उसके बाद कितने अरसे तक? 6 महीने तक, यानी तकरीबन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 23 जून तक। 23 जून तक इसकी पेमेंट होनी चाहिए। 23 जून के बाद अगर पेमेंट होती है तो वो भी पेमेंट, क्योंकि वो इन अकॉर्डेंस विद टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट नहीं होगी, ठीक है। ये बात समझ आ गई। इस तरह प्रोमिसरी नोट में और बिल ऑफ, अच्छा ये 6 महीने का टाइम इसके लिए है चेक के लिए, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए नहीं। उस पर जो डेट लिखी होती है 3 मंथ्स आफ्टर साइट, तो 3 महीने बाद जो डेट आ रही हो ना उसी डेट के ऊपर सेटलमेंट होगी, उसके लिए 6 महीने का टाइम नहीं है। क्लियर हो गया ये आपका कंसेप्ट? हाँ, अगर अच्छा यहाँ पे कंसेप्ट समझ आ गया। अब आगे प्रैक्टिकल कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ, समझ आए तो अच्छी बात, ना समझ आए तो कोई इशू नहीं है। फर्ज कीजिए, अच्छा अब आपको एक रियल एग्जांपल बता देता हूँ। एक पार्टी के साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ, वो बाकायदा लीगल स्टाम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट हुआ कि उस पार्टी ने मुझे ये चेक दिए और ड्यू डेट के ऊपर पेमेंट शेड्यूल एग्री हुआ और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि पार्टीज दे चेक दे और ये इन चेक्स की पेमेंट होगी। ड्यू डेट के ऊपर वो पार्टी, ड्यू डेट उस पार्टी के पास बैलेंस नहीं था अकाउंट में। उन्होंने कहा सर जी ऐसा कीजिए कि 6 महीने गुजर गए, ड्यू डेट के ऊपर पेमेंट नहीं की। मैंने कहा इंतजार कर लेते हैं, 6 महीने गुजर गए, पेमेंट अभी भी नहीं की। उन्होंने कहा कि सर मुझे 3 महीने और दे दीजिए। अब मैं मसले में पड़ गया, अगर 3 महीने, या तो मैं उस वक्त एक्शन ले सकता था, अगर मैं 3 महीने वेट करता हूं तो इंस्ट्रूमेंट का पीरियड तो खत्म हो गया, ये फिर कैश नहीं हो सकता था। और अगर मैं उससे कोई दूसरा चेक लेता हूं उसके बदले में, तो उसमें भी कबाहत है। क्या भला, वो जो चेक की स्पोर्ट में एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के अंदर इस चेक का नंबर लिखा हुआ था। बात का ऐसा होता है ना, लोग हम आपको चेक देके ना बैंक वाले को फोन कर देते हैं, इस चेक की पेमेंट ना करना, मेरा गुम हो गया। तो इसीलिए बेहतर होता है चेक लेने के साथ ना आप उससे रिटर्न फॉर्म में लिखवा भी लें कि भाई आप इस चेक की पेमेंट नहीं रोकेंगे, आप अपनी मर्जी से चेक दे रहे हैं, बाद में ये ना आप कहेंगे चेक गुम हो गया, पेमेंट रुकवा दें। उसके ऊपर चेक का नंबर लिखा हुआ था। अब उस पार्टी ने मुझे ऑफर किए, क्या ऑफर किए कि सर मुझे अभी मेरे खिलाफ एक्शन ना लीजिए, ठीक है, एक्शन लेंगे मैं तो जेल में चला जाऊंगा, पैसे आपको नहीं मिलेंगे। आप एक काम करें, मेरे से दूसरा, इसका 6 महीने गुजर गए, अब आज 23 जून है फर्ज कीजिए, आप इसको बैंक में जाके ना प्रेजेंट करें, आप मेरे से नया चेक ले लें। क्या मुझे नया चेक ले लेना चाहिए था? मैं लीगली वीक हो जाता, क्योंकि वो उसके ऊपर स्टाम्प के ऊपर नंबर लिखे हुए थे। तो फिर क्या किया भला, मैं कहा चेक यही होगा, इसके ऊपर आप डेट को काट के नई डेट लिखें और अपने साइन कर दें, ठीक है। तो वही चेक जो एक्सपायर हो गया था, ये एक तरह से मटेरियल अल्टरेशन है, लेकिन चूंकि दोनों पार्टीज आपस में एग्री कर रही थी, लॉ इसकी इजाजत देता है। वो फिर उसकी डेट नहीं आ गई 24 जून, अब 24 जून से फिर वो आगे चला 6 महीने उसका लाइफ बढ़ गई, तो मटेरियल अल्टरेशन से भी बढ़ सकता है जी। होल्डर इन ड्यू कोर्स में इन हिज ओन, हाँ बिल्कुल, इन हिज ओन नेम से मुराद अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो इन हिज ओन नेम, अगर बेयर इंस्ट्रूमेंट है तो फिर इन हिज ओन नेम लिखना जरूरी नहीं है। इससे कहना वो चाह रहा है कि वो इस काबिल होना चाहिए होल्डर के पैसे रिसीव कर सके, ठीक है। इन हिज ओन नेम ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में जरूरी है, बेयर में तो जरूरी नहीं है ना, बेयर में तो कोई भी बंदा ले सकता, ठीक है। तो आप शायद ये कह रहे हैं कि फिर उसको ना यहाँ पे ये वाली कंडीशन नहीं लिखनी चाहिए थी, ठीक है। मेरा भी ये, लेकिन चूंकि उसने डेफिनेशन में उसका हिस्सा बनाया हुआ है, हमने लिख दिया। और कोई क्वेश्चन? हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज, हाँ, पेमेंट इन ड्यू कोर्स में एक एग्जांपल थी कि बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट विदाउट इंक्वायरी कर दी तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं समझा जाएगा,
पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं। अच्छा पहले तो ये समझ लें ये बिल ऑफ एक्सचेंज में क्यों है, प्रॉमिसरी नोट में क्यों नहीं। प्रॉमिसरी नोट में होती है दो पार्टीज, वो एक दूसरे को जान रही होती हैं, उसमें तो कोई थर्ड पार्टी नहीं है ना, अननोन स्ट्रेंजर पार्टी नहीं है, पार्टी एक दूसरे को पता है। उसने कहा ठीक है जिन पार्टी ने साइन किया पेमेंट करें, कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको पता है कि एक थर्ड पार्टी होती है, जैसे मैं और ये एक ही मार्केट में बैठे हैं दुकान, हम एक दूसरे को जानते हैं। अब एक कस्टमर आया, मैंने उसको पेमेंट करनी थी, मैंने उसको कह दिया कि ये मिस्टर बी से, मैं मिस्टर बी से जाके 3 महीने बाद 50,000 रुपये ले लेना। अब जब वो कस्टमर चेक लेके इनके पास पहुंचेगा, अगर तो प्रोमिसरी नोट होता ना हम दोनों के दरमियान, मैं इनके पास पहुंचता, ये मुझे फौरी पेमेंट, ये मेरे से ये ना पूछते भाई तुम कौन हो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हैं प्रोमिसरी नोट में। लेकिन जब कस्टमर इनके पास आएगा तो ये कस्टमर को शायद नहीं जानते होंगे, मोस्ट प्रोबेबली कस्टमर को नहीं जानते होंगे, तो इन्हें पेमेंट करने से पहले उसके बारे में पूछ लेना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन कंफर्म कर लेनी चाहिए। और यहां पे प्रैक्टिकली आइडेंटिफिकेशन कंफर्म करने का मतलब पता क्या है, उसकी आईडी कार्ड की कॉपी रख लो, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज में की पेमेंट जब भी करो ना, उसकी आईडी, ताकि आपको पता हो आपने पेमेंट किसको की है। कल कला को इन केस अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो आप ट्रेस कर सके किसको पेमेंट की है, ये नहीं कि राह चलते किसी को भी मिला हो और आपने उसको पेमेंट कर दी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर के तौर पे, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर्स के तौर पे एक्ट ने यह कहा है कि जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज की किसी को पेमेंट करें तो आप उसकी इंक्वायरी कर ले कि कौन है, उसका नाम पता क्या है। और नाम पता कैसे पता चलता है, आईडी कार्ड की कॉपी रख लें। आपने अक्सर देखा होगा, हालांकि जरूरत नहीं होती, लेकिन बात आप बैंक में किसी के अकाउंट में पैसे जमा करवाएं ना तो आपसे कहते हैं आईडी कार्ड की कॉपी दे दे सर, यहाँ पैसे निकलवाएं तो तब भी कहते हैं आईडी कार्ड की कॉपी। हालांकि जरूरत 10-12 हज़ार की ट्रांजेक्शन है, क्या जरूरत है, जिन्होंने मिलियंस बिलियंस में करप्शन करते हैं उनसे नहीं लेते, वो सारा कुछ ठीक होता है उनका। लेकिन बहरहाल सिस्टम है, प्रोसीजर है, बताते हैं, फॉलो करना पड़ता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में हमने इंक्वायरी करनी है पेमेंट करने से पहले, ताकि मैं पता हो किस बंदे को पेमेंट किया है, कहाँ रहता है वो। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। अच्छा पेमेंट इन ड्यू कोर्स में बाकी के पॉइंट्स आपको समझ आ गए थे, ठीक है। एग्जांपल्स खास तौर पे, क्योंकि एग्जांपल केस स्टडी में पूछता है। ओके थे, चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलें, नए कंसेप्ट्स की तरफ। पूछना एक मिनट है। बिल ऑफ एक्सचेंज पे ड्रॉर के साइन होते हैं, ड्रॉई के साइन होते हैं, पेई के साइन होते हैं। पेई ने आगे इंडोर्स कर दिया इसको, उसके पेई के साइन होंगे। क्या इसके ऊपर दोबारा ड्रॉर या ड्राई के साइन होंगे? नहीं, उनके साइन नहीं होंगे, ठीक है। इंडोर्समेंट के लिए ड्रॉर और ड्राई का एग्री होना जरूरी नहीं होता, पेई खुद से इंडोर्समेंट कर सकता है, ठीक है। अब असल में ना निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बेसिक पर्पस ध्यान में रखिए, ये इजाद किस वजह से हुए, ये इजाद इस वजह से हुए ताकि लोग आपस में आसानी के साथ ट्रेड कर सके। ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इजाद हुए हैं, क्योंकि कैश में डीलिंग करना ना रिस्की होता था, कैश में डीलिंग करना रिस्की। और ये उस जमाने की बात है 1881, जब बैंकिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता था। अभी तो आप सोचते होंगे क्या ये इतने ट्रांजैक्शन जो है वो लेन देना हो रहा है, सीधा बैंकिंग सिस्टम इजी, पैसा जैसे मर्जी पैसे जिसको भी विद इन सेकंड ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आज से आप 150 साल पहले के टाइम में जाके देखें, उस वक्त यही बड़ी डेवलपमेंट थी फाइनेंशियल सेक्टर में, ठीक है। तो ये आपस में बेसिकली ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए यूज हुए। तो उसमें अगर ये कहते हैं कि जी हर आगे इंडोर्समेंट के लिए ड्रॉ ड्राई की इजाजत की जरूरत है, तो वो तो ट्रेड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इंडोर्स करना। और कोई क्वेश्चन? जी पेमेंट्स इन ड्यू कोर्स वाली एग्जांपल करवा दूं? नहीं, कल मैंने करवाई नहीं थी। ओके ओके ओके। पेमेंट ऑफ ए पोस्ट डेटेड, दो तरह के चेक होते हैं, ये 24 नंबर है ना, एक होता है पोस्ट डेटेड चेक, एक होता है स्टेल चेक, STAL स्टेल चेक। पोस्ट डेटेड क्या होता है? फ्यूचर की डेट का। पोस्ट डेटेड क्या है? वही अगर मैंने 20 दिसंबर को 24 दिसंबर का चेक इशू किया है तो ये पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक नॉर्मली गारंटी के तौर पे दिए जाते हैं कि अगर मैंने आपका उधार वापस ना किया तो आप ये बैंक में जाके प्रेजेंट कर दिया। पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक की पेमेंट करें वो भी पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं, एग्रीड। दूसरा स्टेल चेक, स्टेल चेक वो है जिसको 6 महीने गुजर चुके हों। अगर आज 20 दिसंबर है तो ये पोस्ट डेटेड चेक है, और अगर आज 30 जून 2022 है ये स्टेल चेक है। स्टेल चेक की भी अगर बैंक पेमेंट कर देता है वो भी पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है। यहां पे उसने हाँ पोस्ट डेटेड की तो बात की है, स्टेल की नहीं, स्टेल भी साथ में लिख लें, STAL स्टेल चेक। अगर स्टेल चेक की पेमेंट की जाती है वो भी पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है, क्योंकि टेन्योर उसका निकल गया। फिर कह रहा है पेमेंट ऑफ ए चेक विद फॉर्ज सिग्नेचर ऑफ ड्रॉर। कौन है?
जिसने इशू किया उसके सिग्नेचर गलत हैं तो वो पेमेंट वैलिड नहीं समझी जाएगी, वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है। अच्छा इसमें एक लफ्ज बदल रहा हूं और ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स बन जाएगी ना। ना ड्राई का तो साइन चेक के ऊपर होता ही नहीं। पेमेंट ऑफ ए चेक विद फॉल्स सिग्नेचर ऑफ इंडोर्सर, विद अगर इंडोर्सर के फॉल्स सिग्नेचर हो और बैंक उसकी पेमेंट कर दे वो वैलिड है। तो यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल करना है, ड्रॉर का वर्ड यूज करना है, इंडोर्सर का वर्ड यूज नहीं करना। ड्रॉर के साइन गलत होंगे तो बैंक लायबल है, वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है। इंडोर्सर के सिग्नेचर गलत हुए तो पेमेंट वैलिड है। पेमेंट इन ड्यू क्यों भला? क्योंकि बैंक के पास ड्रॉर्स का स्पेसिमन सिग्नेचर तो होता है, इंडोर्सर के स्पेसिमन सिग्नेचर नहीं होते हैं, उनको क्रॉस चेक करने के लिए बैंक लायबल नहीं है। और तो पेमेंट ऑफ बिल ऑफ विदाउट मेकिंग इंक्वायरी तो आज क्लियर हो गया है, ठीक है जी। नीचे उसने पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब समझाया होगा, क्या मतलब है, ये भी कल डिस्कस हो गया था। इसका मतलब है कि आपकी लायबिलिटी खत्म, ये वैलिड पेमेंट समझी जाएगी। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं आगे। अच्छा आपका जो टेस्ट असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं, असेसमेंट भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ टेस्ट का सिलेबस जो आपका वो चैप्टर 11 में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 से 5 तक कर लेते हैं। ये भी क्या याद करेंगे, छोटी लेक्चर नहीं होगा। हाँ जी पार्ट 1 जो है ना सिर्फ ये आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 से 5 तक ये आपके टेस्ट का सिलेबस होगा, नोट कर लीजिए। शाबाश जिम्मेदार आदमी है, नोट कर लिया। अब चलते डिफरेंस, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स का फर्क आपने पढ़ा। जिसको डेफिनेशन पता है ना उसको डिफरेंस भी पता है, लेकिन फिर भी एक दफा कंपैरेटिव फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करना है, अगर आई क्या पूछ ले तो हम बता दें। कंसीडरेशन, किसमें कंसीडरेशन होना लाजमी है? इसमें होती है, इसमें। गुड फेथ किसमें होना जरूरी है? इसमें नहीं है। ठीक, स्टूडेंट कहेगा सर नॉट नेसेसरी का मतलब क्या है कि कभी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। मैं कहता ठीक है, इसका मतलब ऐसे है कि नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात अगर हो भी सकती है, अगर ये है भी लेकिन ये नहीं है तो फिर हाँ बिल्कुल गिफ्ट वाला केस में शाबाश, गिफ्ट वाले केस में कंसीडरेशन नहीं है, गुड फेथ है। अच्छा तो ये कंसीडरेशन गुड फेथ ये तो आपको क्लियर हो गया। होल्डिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट किसको बिफोर मैच्योरिटी होल्ड होना चाहिए? होल्डर इन ड्यू कोर्स बिफोर मैच्योरिटी हो, क्योंकि आफ्टर मैच्योरिटी हमने स्टडी किया है जो भी इंडोर्समेंट करेंगे उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता। हाँ अगर वो टाइम इंस्ट्रूमेंट हो और फिर पार्टी से करें एग्री तो वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट के आखिरी एग्जांपल में हमने पढ़ा, लेकिन हम डिटेल में जाने के बजाय बेसिक रूल रखते हैं। बेसिक रूल तो यही है ना कि मैच्योरिटी से पहले इंडोर्समेंट होनी चाहिए, मैच्योरिटी के बाद इंडोर्समेंट नहीं होगी, बेसिक रूल। वो तो आगे उसकी एक्सेप्शन है एक तरह से। होल्डिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, होल्डर इन ड्यू कोर्स कहाँ पे होल्ड करेगा? और अगर जो आफ्टर मैच्योरिटी होल्ड करता है वो होल्डर है, ठीक है। फिर इसके बाद अच्छा लिखा बिफोर, सम टाइम बिफोर मैच्योरिटी होल्ड करता है फिर भी होल्डर होता है। क्यों? बिफोर मैच्योरिटी अगर कंसीडरेशन नहीं है नहीं तो स्टूडेंट क्या लगा सर एक केस ऐसा मेरे अगर मैं ये ना लिखता तो एक स्टूडेंट आगे कहता सर एक केस ऐसा है जिसमें एक बंदे के पास मैच्योरिटी से पहले इंस्ट्रूमेंट आ गया है लेकिन फिर भी वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बना, होल्डर बना है, तो कौन सा केस होता? तो इसीलिए इसमें बिफोर और आफ्टर दोनों कवर कर लिए। किसमें लाजमी नहीं है लेकिन इसमें लाजमी है बिफोर मैच्योरिटी हो। टाइटल, किसमें गुड टाइटल ट्रांसफर होता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स में अगर किसी बंदे का डिफेक्टिव टाइटल भी है ना वो आगे गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन अगर होल्डर है तो डिफेक्टिव टाइटल है तो आगे डिफेक्टिव टाइटल ही ट्रांसफर कर, नॉर्मली एक्सेप्शन की तरफ नहीं जा रहा, वरना एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर कोई ऐसी एग्जांपल बताएं। नॉर्मल रूल तो ये डिफेक्टिव टाइटल आगे ट्रांसफर करेगा डिफेक्टिव टाइटल, गुड टाइटल है आगे ट्रांसफर करेगा गुड टाइटल। कोई ऐसी एग्जांपल बताएं जिसमें डिफेक्टिव टाइटल हो और वो आगे गुड टाइटल ट्रांसफर करे। बिल्कुल बताइए, गिफ्ट की एग्जांपल बताऊं कि स्टोलन इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल बताऊं? गिफ्ट की एग्जांपल, चले एक गिफ्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्टोलन इंस्ट्रूमेंट में। एक बंदे के पास चोरी का चेक, एक बंदे के पास इंस्ट्रूमेंट आया चोरी का, उसने आगे भतीजे को गिफ्ट दे दिया, ये होल्डर है, उसका अपना टाइटल भी डिफेक्टिव तो दिया, वो भी डिफेक्टिव, भतीजा खुद भी होल्डर था, भतीजा भी होल्डर। लेकिन भतीजा अगर दुकान पे जाके दुकानदार से चीजें खरीद के ये चेक दे दे और दुकानदार ने फॉर कंसीडरेशन गुड फेथ, तो वो क्या हो गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया, ठीक है। तो होल्डर अगर है तो वो गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं करेगा, और अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो उसको जो आएगा टाइटल गुड आएगा, फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए लॉ, देखिए उसने इनोसेंट, चोर असल में जो चोरी वाली चीजें होती हैं उनका मालिक नहीं होता, लेकिन वो अगर किसी इनोसेंट बायर को बेच दे वो फिर सही मालिक बन जाएगा,
ठीक है, यहां पे यही बता रहा है ना, क्योंकि वो गुड फेथ है, इनोसेंट है। राइट टू सू, हाँ इसमें ट्विस्ट है। अच्छा, एक बंदे का राइट दूसरे बंदे की लाइबिलिटी होती है? एक बंदे का राइट दूसरे बंदे की लाइबिलिटी होती है? ए ने इंस्ट्रूमेंट दिया बी को, बी ने इंस्ट्रूमेंट दिया सी को, सी ने इंस्ट्रूमेंट दिया डी को, बस काफी। इंस्ट्रूमेंट हुआ डिसऑनर, डी का राइट है किसी भी प्रायर पार्टी के खिलाफ केस कर सकता है। इसको हम यूं कह सकते हैं, डी कैन सू एनी प्रायर पार्टी। अगर ये चेक था जो भी था ये डिसऑनर हो जाता है, होल्डर कैन सू, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ये चोरी नहीं किया, चोर होगा तो वो केस कर सकता है। तो इसका मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स प्रायर पार्टीज को सू कर सकता है, होल्डर सू नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है वो चोर हो सकता है वो चोर हो, चोर थोड़ी केस करेगा, वो लॉ कहेगा उनको तो बाद में नहीं, पहले तुम मत रहो। तो ये समझ आ गया पॉइंट, होल्डर इन ड्यू कोर्स सू कर सकता है प्रायर पार्टी को, होल्डर नहीं कर सकता। यानी होल्डर इन ड्यू कोर्स का राइट है, होल्डर का राइट कोई नहीं है। अब लायबिलिटी की बात है, ये डी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो डी का राइट है, डी होल्डर इन ड्यू कोर्स है, डी का राइट है एनी ऑफ प्रायर पार्टी के खिलाफ सू कर सकता है। लेकिन अगर ए बी और सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसका राइट है, इनकी लायबिलिटी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी इंडोर्सर है, एवरी इंडोर्सर इज लायबल टू होल्डर इन ड्यू कोर्स, इन ड्यू कोर्स एवरी। ये बात समझ आ रही? एक कंसेप्ट ये है राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डी का राइट है वो एनी ऑफ इंडोर्सर को सू कर सकता है, और दूसरा लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरी इंडोर्सर लायबल है कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स को लायबल हो। अच्छा आगे सुने, या सब्सिक्वेंट इंडोर्सर को लायबल हो, सब्सिक्वेंट भी, हाँ डी अगर स्टेप वाइज चलता है चेन बना के, तो ये राइट भी चेन बना के चलेगा, और अगर ए सब्सिक्वेंट तो ये भी चेन बना के चलती है, इसलिए उसने इंडोर्सर को भी डाल दिया। एवरी इंडोर्सर इज लायबल टू सब्सिक्वेंट इंडोर्सर भी अगर चेन बना के चले, ये इसको लायबल है, ये इसको लायबल है, ये इसको पैसे देगा, और अगर चेन तोड़ के डायरेक्ट करें, आपको पता है डायरेक्ट भी केस फाइल किए जा सकते हैं, तो वो अल्टीमेट होल्डर इन ड्यू कोर्स को लायबल होगा। ये पॉइंट समझ आ गया? चलिए डिफरेंस क्लियर। डिफरेंस आपने देखा, सिर्फ वो डेफिनेशन के पॉइंट्स को ही हमने रिपीट किया है, सारे कंसेप्ट है। इसीलिए याद रखिए हमेशा जब कभी दो चीजों का डिफरेंस पूछे ना, डेफिनेशन इज पार्ट ऑफ डिफरेंस। अगर आप उन दोनों की डेफिनेशन भी लिख देना तो फिर भी डिफरेंस के बहुत से पॉइंट कवर हो जाते हैं। तो अगर आपसे कभी होल्डर इन ड्यू कोर्स का डिफरेंस पूछे, आप दोनों की डेफिनेशन लिख दें, फिर भी बहुत से पॉइंट्स क्लियर कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आता है तो ये इस तरह लिख लें, जिनका रट्टा स्ट्रांग है वो डेफिनेशन छापें, जिनका कंसेप्ट स्ट्रांग है वो पॉइंट याद करें और पॉइंट आगे टिक मारे, यस नो यस नो यस नो करें। जी मे नॉट सू, हाँ बिल्कुल, जो होल्डर है वो प्रायर पार्टी को सू नहीं कर सकेगा। मे नॉट के शायद कभी किसी केस में कर सके जो हमारे सिलेबस में नहीं है, शायद कभी किसी। आगे चलते हैं, निगोशिएशन। निगोशिएशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर करना। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को जब ट्रांसफर किया जा सकता है, ये भाईजान किताब इनको ट्रांसफर करेंगे दूसरे भाई को, ये निगोशिएशन नहीं है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना, निगोशिएशन होगी इंस्ट्रूमेंट। तो निगोशिएशन का मतलब है कि राइट्स ट्रांसफर करना इंस्ट्रूमेंट के किसी दूसरी पार्टी को, यह है निगोशिएशन। निगोशिएशन कैसे होगी डिपेंड करता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है कि बेयर नहीं, एक मिनट हरे तरतीब से चलते हैं, पहले आसान वाले बेयर इंस्ट्रूमेंट है कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। निगोशिएशन कैसे होगी डिपेंड करता है कि इंस्ट्रूमेंट बेरर है या ऑर्डर है। अगर इंस्ट्रूमेंट बेरर है तो सिर्फ डिलीवरी कर दें, ओनली, जिसको कहते हैं मेयर डिलीवरी, MERE मेयर डिलीवरी। निगोशिएशन के दो मेथड हैं, डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो डिलीवरी से ही निगोशिएशन हो जाएगी, और अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो इंडोर्समेंट भी करनी पड़ेगी और फिर प्लस दोनों चीजें करनी पड़ेगी, दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। एक बंदे ने, रियल केस होने का, एक बंदे ने लिखा, शाम को बैठा लिखा, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी ₹10,000 आफ्टर 1 मंथ, साइन कर दिए और अपनी जेब में रख लिया कि सुबह बी को दे दूंगा। सुबह उसकी डेथ हो गई, उसके भाई ने देखा, उसकी तलाश, तो उसमें से इंस्ट्रूमेंट निकला, उसने ये इंस्ट्रूमेंट मिस्टर बी को दे दिया। उसने ये इंस्ट्रूमेंट किसको दे दिया? मिस्टर बी को दे दिया। क्या ये वैलिड इंस्ट्रूमेंट है मिस्टर बी के पास?
कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है वैलिड है? कितनों का ख्याल है वैलिड नहीं है? ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं है, डिलीवरी नहीं है, डिलीवरी खुद होनी चाहिए। ऐसे तो गन पॉइंट पे निकाल इंस्ट्रूमेंट भाई, उसकी जेब में इंस्ट्रूमेंट पड़ा, मैंने गन पॉइंट पे। असल में डिलीवरी को एक्सप्लेन करते हुए लॉ ये कहता है डिलीवरी वॉलंटरी होनी चाहिए, वॉलंटरी होनी चाहिए, रजाकाराना। उस बंदे ने वॉलंटरी डिलीवरी की नहीं, उसकी तो डेथ हो गई। अगर गन पॉइंट पे किसी से इंस्ट्रूमेंट ले लें, क्या वो डिलीवरी होगी? वो भी तो एक हाथ से निकल के दूसरे हाथ में पहुंचा, वो डिलीवरी नहीं होगी। तो दोनों चीजें, इंडोर्समेंट भी होनी चाहिए, बेयरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन में फर्क समझ आया? अब क्वेश्चन ये है कि वैलिड डिलीवरी तो हमें पता क्या है भाई, एक बंदे से निकल के दूसरे बंदे के पास इंस्ट्रूमेंट पहुंच गया, डिलीवरी। इंडोर्समेंट क्या होते हैं? सिग्नेचर फॉर द पर्पस ऑफ निगोशिएशन। इसके कुछ एसेंशियल्स हैं, जैसे हमने एसेंशियल्स पढ़े कॉन्ट्रैक्ट के, जैसे एसेंशियल्स पढ़े ऑफर के, जैसे एसेंशियल्स पढ़े एक्सेप्टेंस के, जैसे एसेंशियल्स पढ़े फ्रॉड के, जैसे एसेंशियल्स पढ़े मिस रिप्रेजेंटेशन के, जैसे एसेंशियल्स पढ़े कंसिडरेशन के, उसी तरह एसेंशियल्स हैं। कोई एसेंशियल है तो नहीं क्या? ऑफर बोल दिया, टेंडर, टेंडर, टेंडर के भी एसेंशियल थे, चले छोड़े इसको। एसेंशियल पार्टनरशिप के, हाँ पार्टनरशिप के रह गए थे, शाबाश। एजेंसी, एजेंसी के भी एसेंशियल्स थे, पिछले राउंड में था, पिछले राउंड का बंदा पकड़ा गया। इंडोर्समेंट सबसे पहले साइन होने चाहिए, साइन होने चाहिए, इंडोर्समेंट साइन होने चाहिए। साइन किस पे होने चाहिए? इंस्ट्रूमेंट पे साइन होने चाहिए। किस पे होने चाहिए? कहां पे होने चाहिए? फेस, फेस कहते हैं फ्रंट साइड, बैक साइड पे, या अटैच पेपर। अटैच पेपर को पता नहीं मुश्किल सा नाम लिखा होता है, क्या कहते हैं इसको? लॉन्गी, जो भी कहते हैं, ALONG, जो भी कहते हैं, अटैच पेपर, ठीक है। नहीं डबल एल नहीं है, सिंगल है। डबल एल है नहीं, मेरा है डबल एल, टाइपिंग कर रहा हूं। अच्छा चलें ठीक है, नहीं सही होगा, ठीक है जो भी है डबल एल कर ले, कोई क्वेश्चन नहीं। इंडोर्समेंट एसेंशियल्स क्या है? साइन होने चाहिए। किस पे होने चाहिए? इंस्ट्रूमेंट पे होने चाहिए। पूरी अमाउंट की इंडोर्समेंट होगी, ये नहीं होगी कि चेक है 10,000 का, तो मैं कहूं इसमें से बैंक को 6,000 इसको इंडोर्स कर रहा हूं, बाकी 4,000 मुझे देना। इंडोर्समेंट पूरी अमाउंट की होगी, इंस्टॉलमेंट्स में नहीं होगी। ये नहीं कि कुछ अमाउंट इंडोर्स कर दी, कुछ नहीं। इंडोर्समेंट किसकी होगी? एंटायर अमाउंट की, और सिंगल इंडोर्सी को होगी। ये भी नहीं कि मैं कहूं एंटायर अमाउंट इंडोर्स कर रहा हूं, मिस्टर सी और मिस्टर डी दोनों को। इंडोर्समेंट किसको होगी? सिंगल इंडोर्सी को। एसेंशियल्स क्या बने? पहला साइन, साइन होने चाहिए। किस पे होने चाहिए? इंस्ट्रूमेंट पे होने चाहिए। कितनी अमाउंट के? किसको? सिंगल इंडोर्सी को। देखे कोई एसेंशियल है तो नहीं क्या? मुझे लग रहा है 5 थे, मैंने 4 लिखे हैं। वही पॉइंट इसलिए नहीं लिखा ना, इट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय, यानी इंडोर्समेंट कर दी, डिलीवरी नहीं की, मर गए उससे पहले, तो वो वैलिड नहीं है जब तक अपने हाथ से इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर नहीं किया। इंडोर तो वो बेसिकली एक ही समझा जाएगा ना, वो है तो एक ही पार्टनरशिप। इंडोर्समेंट होती है 2 तरह की। अच्छा एक मिनट, पहले निगोशिएशन थी, निगोशिएशन की 2 टाइप्स। इंडोर्समेंट की 2 टाइप। अच्छा, बेयरर और ऑर्डर निगोशिएशन की टाइप्स नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है। तो कंसेप्ट यह है, निगोशिएशन की 2 टाइप्स है। 1 निगोशिएशन ऑफ बेयरर इंस्ट्रूमेंट, जो कि होगी थ्रू डिलीवरी ओनली, और दूसरी टाइप है निगोशिएशन ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, जो कि होगी इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। निगोशिएशन की 2 टाइप्स। फिर उसके बाद इंडोर्समेंट की 2 टाइप्स, फुल या स्पेशल इंडोर्समेंट और ब्लैंक या जनरल इंडोर्समेंट। फुल इंडोर्समेंट में, स्पेशल इंडोर्समेंट में क्या होता है? इंडोर्समेंट में होता है क्या? बेसिकली साइन होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ निगोशिएशन। फुल इंडोर्समेंट में साइन भी है और नेम भी है। किसका नेम? जिसको इंडोर्स कर रहे हैं। और ब्लैंक में सिर्फ साइन है, नाम नहीं है। दोनों में फर्क समझ आया? हाँ, इसमें साइन भी है, नेम भी है, इसमें सिर्फ साइन है। ब्लैंक इंडोर्समेंट का इफेक्ट क्या होता है भला? आपका इंस्ट्रूमेंट जो पहले ऑर्डर था अब बिकम्स बेयरर इंस्ट्रूमेंट। जी कुछ समझ आया? ये इजी, ये हमने सारी एसेंशियल्स के अलावा सारी चीजें पढ़ी थी, लेकिन एसेंशियल भी इजी हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं? आज हमने एक तो होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स का डिफरेंस पढ़ा, जो कि बेसिकली डेफिनेशन से ही पॉइंट्स हमने निकाले,
और फिर उसके बाद निगोशिएशन की टाइप्स पढ़ी, ठीक है। एक बेयर इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन है, एक ऑर्डर किया है, ऑर्डर में फिर हमने स्टडी किया उसके लिए ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की दो चीजें जरूरी है, इंडोर्समेंट और डिलीवरी। इंडोर्समेंट की दो टाइप्स, फुल या स्पेशल, और दूसरी टाइप ब्लैंक या जनरल। ब्लैंक इंडोर्समेंट का इफेक्ट क्या होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ब्लैंक इंडोर्समेंट से जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है वो बेयर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। चलिए जो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन हम चला नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। आज का लेक्चर खत्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज़।